स्वागत है आपका सीकर एकेडमी रावत सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जहां अपना डिस्कशन चल रहा था वो 12th क्लास की ज्योग्राफी के ऊपर, और चैप्टर आपका मिनरल्स एंड इंडस्ट्री ही चल रहा है लास्ट 3 लेक्चर से। और आज अपनी डिस्कशन करेंगे सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं उनके अंदर मिनरल्स और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इंडस्ट्री शुरू की थी। ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर कॉटन टेक्सटाइल के बारे में आपको जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी वो बता चुका हूँ मैं। और आज जो डिस्कशन है वो सीमेंट इंडस्ट्री के डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर अपने बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो आपकी सीमेंट जो है उसके अंदर जो सीमेंट बन रही है, ये जो सीमेंट है इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? इसका यूज कंस्ट्रक्शन के अंदर होता है, रोड बनाने के अंदर होता है, पुल बनाने के अंदर होता है। इसके अलावा एक चीज और है जिसके अंदर आपकी सीमेंट का यूज होता है, वो है रेलवे कंक्रीट स्लीपर। ये रेलवे कंक्रीट स्लीपर क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। रेलवे कंक्रीट स्लीपर, अगर आप कभी रेलवे स्टेशन गए हों तो आपने पटरी को देखा होगा, 2 पटरियां होती है और इन दोनों पटरी को एक पिलर के थ्रू जोड़ा होता है। ठीक है, और जिस पिलर के थ्रू जोड़ा होता है वो पिलर ही आपका है रेलवे कंक्रीट स्लीपर। रेलवे कंक्रीट स्लीपर यानी कि रेल की जो 2 पटरियां हैं उन पटरियों को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो आपका करता है रेलवे कंक्रीट स्लीपर। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है थोड़ी सी। इसके अलावा आप देखिए, अगर अपने इंडस्ट्रीज की बात करें, जो सीमेंट बनाने की जो फैक्ट्री है वो ऑलमोस्ट वही लगती है जहाँ पे उसको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है। ठीक है, रॉ मटेरियल इजीली मिलने का मतलब जहाँ पे लाइमस्टोन और जिप्सम इजीली मिल जाते हो। ठीक है, लाइमस्टोन और जिप्सम इसके मेन रॉ मटेरियल है। उसके अलावा भी कॉल चाहिए होता है, तो अपने थोड़ी सी रॉ मटेरियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेन जो होता है वो होता है लाइमस्टोन, मेन है आपका लाइमस्टोन। जिप्सम एंड कॉल। ठीक है, अब देखिए ये जहाँ पे लाइमस्टोन और जिप्सम जहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर निकलते हैं वहां पे आपकी है वो फैक्ट्रीज लगती हैं सीमेंट बनाने की। ठीक है, अगर आपको 1 टन सीमेंट बनाना है, अगर आपको 1 टन सीमेंट बनाना है तो आपको 0.3 टन जिप्सम, 0.3 टन जिप्सम, 1.3 टन लाइमस्टोन एंड 1.2 टन कोल आपको चाहिए। ठीक है, ये टन्स के अंदर है, जितनी भी क्वांटिटीज में लेना हो टी से रिप्रेजेंट करके, और टोटल जो क्वांटिटी आपकी बन रही है वो बन रही है 3 टन। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 1 टन सीमेंट चाहिए तो आपको 3 टन रॉ मटेरियल चाहिएगा। 3 टन रॉ मटेरियल के अंदर 1.3 लाइमस्टोन, इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं चूना पत्थर, 0.3 जिप्सम और 1.2 टन कोल यानी कि कोयला आपको चाहिए। तो 3 टन रॉ मटेरियल से आपका ओनली 1 टन है वो सीमेंट बनता है। ठीक है, अगर अपने सीमेंट के प्रोडक्शन की बात करें तो राजस्थान के अंदर, अगर राजस्थान से पहले अगर अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो फर्स्ट नंबर पे है वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सीमेंट प्रोडक्शन के मामले में फर्स्ट नंबर पे है, और सेकंड नंबर पे जो है वो है राजस्थान। ठीक है, सेकंड पोजीशन के ऊपर आपका है राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान सीमेंट प्रोडक्शन के अंदर सेकंड पोजीशन के ऊपर है। और राजस्थान के अंदर जो एरिया बेसिकली इसके लिए जरूरी है, एप्रोप्रिएट है सीमेंट फैक्ट्री लगने के, वो 2 हैं। उनका नाम, एक तो चित्तौड़ सबसे अच्छी जगह है सीमेंट फैक्ट्री डेवलप के लिए, और सेकंड जो आपकी है वो है सवाई माधोपुर। ये 2 जगह ऐसी बोलते हैं कि बहुत अच्छी है सीमेंट फैक्ट्री डेवलप करने के लिए, और राजस्थान के अंदर मेनली जितनी भी हैं वो इन्हीं के आसपास या इन्हीं के अंदर है। ठीक है, तो चित्तौड़ और सवाई माधोपुर ऐसी 2 जगह हैं जहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री बिल्ड करना इजी है। ठीक है, या जो उनके सीमेंट फैक्ट्री को बिल्ड करने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो चित्तौड़ और सवाई माधोपुर के अंदर इजीली मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए जो राजस्थान के अंदर जो प्रोडक्टिव एरिया है चित्तौड़ सवाई माधोपुर, उसके अलावा देखिए चित्तौड़ के अंदर कौन सी फेमस है? चित्तौड़ के अंदर फेमस है चंदेरिया। ठीक है,
चंदेरिया, उसके अलावा निंबाहोड़ा। मैं ये नाम लिख ही देता हूं आपके लिए, चंदेरिया और निंबाहोड़ा। ठीक है, चंदेरिया और निंबाहोड़ा है वो चित्तौड़ के अंदर है और यहाँ की फैक्ट्री फेमस है। ठीक है, उसके अलावा अगर अपने यूपी के अंदर बात करें, यानी उदयपुर के अंदर एक फैक्ट्री है जिसका नाम है डब्बोक जगह है, वहाँ पे ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री आपकी है यूपी के अंदर, ये भी लिख लीजिएगा। उसके अलावा मोडक एक और फैक्ट्री है, वो आपकी है कोटा के अंदर। इसके अलावा अजमेर ब्यावर के अंदर भी आपकी एक फैक्ट्री है। लेकिन एक गोटन नागौर के अंदर एक जो फैक्ट्री है वो इम्पोर्टेंट है। नागौर गोटन के अंदर जो फैक्ट्री है उसको लिख देते हैं यहाँ पे, गोटन नागौर। ये गोटन नागौर वाली फेमस किस लिए है? ये फेमस इसलिए है कि यहाँ से जेके व्हाइट सीमेंट का फैक्ट्री है। जेके व्हाइट सीमेंट निकलती है यहाँ से, जेके व्हाइट सीमेंट, जिसकी ऐड आप देखते ही रहते हैं आज के टीवी के अंदर। तो जेके व्हाइट सीमेंट है वो गोटन नागौर से निकलती है। राजस्थान के अंदर व्हाइट सीमेंट का एक और फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री है खारिया खंगार। खारिया खंगार है वो आपका जोधपुर के अंदर है। जोधपुर में एक तहसील है भोपालगढ़, वहां के अंदर वहां पर है। और खारिया खंगार से जो निकलती है व्हाइट सीमेंट वो बिरला व्हाइट सीमेंट निकलती है। ठीक है, तो बिरला व्हाइट सीमेंट है वो खारिया खंगार के अंदर निकलती है। ये नाम कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, खारिया खंगार वाला, तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। खारिया खंगार, और खारिया खंगार है आपका जोधपुर के अंदर, और यहाँ से जो निकलती है वो बिरला व्हाइट सीमेंट निकलती है। ठीक है, तो सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि सीमेंट इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन के अंदर बेसिक इंडस्ट्री है। उसका यूज रोड, पुल और रेलवे कंक्रीट स्लीपर बनाने के अंदर होता है। ठीक है, उसकी जो मेन रॉ मटेरियल है वो है लाइमस्टोन और जिप्सम। ठीक है, और 1 टन अगर आपको सीमेंट चाहिए या 1 टन सीमेंट आप बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको 1.3 टन लाइमस्टोन, 0.3 टन जिप्सम एंड 1.2 टन कोल चाहिए। यानी ऑलमोस्ट 3 टन रॉ मटेरियल से आपका ओनली 1 टन है वो सीमेंट बनेगा। ठीक है, ओवरऑल इंडिया के अंदर बात करें तो आंध्र प्रदेश आपका टॉप के ऊपर है सीमेंट प्रोडक्शन के अंदर, और राजस्थान है वो सेकंड पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो बढ़िया एरिया माना जाता है सीमेंट प्रोडक्शन के अंदर वो चित्तौड़ और सवाई माधोपुर का माना जाता है। ठीक है, लेकिन यूपी के अंदर या कोटा के अंदर, ठीक है, जो लाइमस्टोन की जो माइंस है वहाँ पे लाइमस्टोन मिलने लग गया है। ठीक है, लाइमस्टोन माइंस के अंदर लाइमस्टोन मिलने लग गया है, इसलिए जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होने लग गई है धीरे धीरे। पहले नहीं थी, इन दोनों एरिया को ज़्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता था, लेकिन जैसे लाइमस्टोन मिलना शुरू हो गया है और जगहों से, तो वहाँ पे भी आपकी है वो फैक्ट्रीज लगनी शुरू हो गई है। ठीक है, मेन फैक्ट्री चित्तौड़ के अंदर है, चंदेरिया और निंबाहोड़ा। चंदेरिया अगर आपको याद हो तो मैंने मिनरल्स के अंदर भी आपको बताया था। आपको अब ये बताना है कि इस चंदेरिया का जो रिलेशन है वो कौन से मिनरल से है। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर ये बात जरूर बताइए कि चंदेरिया का रिलेशन कौन से मिनरल से है, जो 4 या 5 मिनरल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ाए हैं। ठीक है, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, चंदेरिया और निंबाहोड़ा के अंदर फैक्ट्रीज है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश उदयपुर की डब्बोक के अंदर एक फैक्ट्री है। गोटन नागौर के अंदर भी आपकी एक फैक्ट्री है जो कि जेके व्हाइट सीमेंट बनाती है। उसके अलावा जोधपुर के अंदर, जोधपुर भोपालगढ़ के अंदर आपकी खारिया खंगार की एक फैक्ट्री है, खारिया खंगार के अंदर है, और वो बिरला व्हाइट सीमेंट बनाती है। ठीक है, इन 3 के अलावा भी आपके और एक दो फैक्ट्री, जैसे मोडक के अंदर है, मोडक कोटा के अंदर है, ब्यावर के अंदर आपकी फैक्ट्री है वो ब्यावर अजमेर के अंदर है। तो ये भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सबसे पहली फैक्ट्री राजस्थान के अंदर कहाँ लगी थी, तो सबसे पहली फैक्ट्री लगी थी आपकी बूंदी के अंदर। बूंदी के एक जगह है लाखेरी, इंग्लिश के अंदर लिख देते हैं लाखेरी। लाखेरी के अंदर आपकी है वो फर्स्ट फैक्ट्री लगती है एसीसी सीमेंट की। एसीसी सीमेंट फेमस सीमेंट है, एसीसी सीमेंट।
एसीसी सीमेंट की आपकी फर्स्ट फैक्ट्री लगती है वो लाखेरी के अंदर लगती है और 1950 के अंदर लगती है, ठीक है। तो लाखेरी बूंदी के अंदर है और एसीसी सीमेंट है आपकी, एसीसी सीमेंट 1950 के अंदर। तो ये बात भी आप थोड़ी ध्यान में रखिएगा। अब अगर मैं कंडीशन बात करूं 1950 के अंदर, तो पहले आपकी जो फैक्ट्री है वो एस्टेब्लिश होगी। करंट जो कंडीशन है, करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग 19 बिग फैक्ट्रीज हैं राजस्थान के अंदर। ये भी बात मैं लिख देता हूं, बिग फैक्ट्रीज आपकी कितनी है, बिग फैक्ट्री आपकी है वो है 19। मीडियम फैक्ट्रीज आपकी ओनली 4 है, ठीक है। मीडियम फैक्ट्री आपकी ओनली 4 है और जो स्मॉल स्केल फैक्ट्री है वो 104 है। स्मॉल स्केल जो फैक्ट्री है, स्मॉल स्केल फैक्ट्री वो आपकी 104 है, ठीक है। तो आपकी फैक्ट्रीज के मामले में सबसे पहली फैक्ट्री 1950 के अंदर आई थी और 19 फैक्ट्री आपकी बड़ी है, 4 फैक्ट्री मीडियम मध्यम और 104 है वो स्मॉल यानी कि छोटी आकार की है, ठीक है। अब देखिए आपको रेशियो दिख रहा है कि 19 तो बड़ी है और 104 छोटी है, ऐसा क्यों? कोई भी फैक्ट्री जो लगती है वो बड़ी से बड़ी लगने की कोशिश करती है, यानी कि जो भी फैक्ट्री बनाता है वो सोचता है कि इस फैक्ट्री को बड़ा से बड़ा बनाया जाए। लेकिन सीमेंट जो इंडस्ट्रीज है उनके अंदर ये कंडीशन नहीं है। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो फैक्ट्री लगाते हैं वो छोटी से छोटे साइज की, स्मॉल स्केल की लगाने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए अगर आप स्मॉल स्केल की फैक्ट्री बनाएंगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही थोड़ी होने वाली है। तो फर्स्ट जो रीजन रहेगा वो रहेगा लो कॉस्ट, वो रहेगा लो कॉस्ट। सेकंड जो रीजन रहने वाला है, देखिए अगर आप कहीं पे भी फैक्ट्री लगा रहे हैं, सपोज वहां पे ओनली 1 मिलियन टन का लाइमस्टोन का जो है वो रिजर्व है, ठीक है। जैसे वो 1 मिलियन का जो रिजर्व है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद में लाइमस्टोन के लिए आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं कि जहां जहां लाइमस्टोन मिल रहा है वहां वहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप कर लेते हैं कि यहाँ ओनली 10 मिलियन टन है, तो 10 मिलियन टन जितने टाइम में यूज होगा आपने उतने टाइम के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री बना रहे हैं, उतने टाइम के लिए यहाँ पे फैक्ट्री बना रहे हैं। तो इसका जो रीजन है वो ये है कि लाइमस्टोन का घूम घूम के यूज कर रहे हैं, ठीक है। जिस जगह पे लाइमस्टोन मिल जाता है वहीं पे फैक्ट्री अपने डाल देते हैं। तो सेकंड जो रीजन बन जाएगा वो ये बन जाएगा कि लाइमस्टोन का यूज है वो अपने करते रहेंगे, ठीक है, इजीली जगह जगह चेंज करके, ठीक है। अगर फैक्ट्री का साइज है वो छोटा है तो फैक्ट्री के अंदर जितनी भी मशीनरीज हैं उनको चलाने के लिए जो लाइट चाहिए वो बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए, बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए। तो इसलिए आप बड़ी फैक्ट्री ना लगाने की बजाय आप है वो छोटी फैक्ट्री लगाएंगे, तो आपको जो लो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उससे भी आप पॉइंट मान सकते हैं, ठीक है। मेनली 3 पॉइंट है, कॉस्ट लो रहेगी, लाइमस्टोन का यूज घूम घूम के करते रहेंगे और इलेक्ट्रिसिटी की जो यूज है जो कंज्यूम होगी वो बहुत ही लो अमाउंट के अंदर होगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्रॉब्लम्स भी बहुत आ रही है, सीमेंट फैक्ट्रीज के अंदर प्रॉब्लम्स भी बहुत आ रही है। उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि मेन प्रॉब्लम है वो रॉ मटेरियल की रहती है। रॉ मटेरियल की रहती है कैसे कि लाइमस्टोन की रिजर्व है वो बहुत से मतलब सेंटर्ड रिजर्व नहीं है, बहुत सी जगह ऑल ओवर राजस्थान के अंदर इसके रिजर्व है, तो इसलिए घूम घूम के वो आपको लाइमस्टोन लाना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि जो राजस्थान के अंदर जो टेक्निक है वो बहुत ही ओल्ड है, ठीक है। राजस्थान की जो मशीनरीज हैं वो बहुत ही ओल्ड हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो कोल है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल नहीं होता है, तो कोल के रिजर्व है वो बहुत ही कम है, ठीक है। और इरेगुलर जो लाइट सप्लाई है, इरेगुलर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो भी डिस्टर्ब करती है, ठीक है। तो 4-5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि कौन कौन सी इसकी प्रॉब्लम करती है। रॉ मटेरियल है, मशीनरीज हैं, टेक्निक्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी की है, कॉल की जो कमी है वो, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आप कौन कौन सी फैक्ट्रीज या किस किस नाम से फैक्ट्रीज यहाँ पे लगी हुई है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। लिख के बताऊं अगर मैं आपको तो वो यहाँ एक फैक्ट्री है वो नाम से चलती है श्री सीमेंट नाम से चलती है, ठीक है।
आपने एडवर्टाइज देखी होंगी, श्री जंगरोधक सीमेंट, अगर आपने नाम सुना हो या एड देखी हो आपने, तो श्री जंगरोधक सीमेंट लिख के बताने के बजाय मैं आपको बोल के बता देता हूँ जितनी भी सीमेंट है। श्री जंगरोधक सीमेंट, उसके बाद में बिरला सीमेंट, ठीक है। बिरला सीमेंट के बाद में अंबुजा सीमेंट, ठीक है। अंबुजा सीमेंट वही है भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, यानी कि मजबूती के लिए फेमस है। उसके बाद में एसीसी सीमेंट, एसीसी सीमेंट जो आपकी पहली फैक्ट्री लगी थी वो एसीसी सीमेंट की थी। बांगर सीमेंट, बांगर सीमेंट वही है सस्ता नहीं सबसे अच्छा वाली, ऐड देखी होगी आपने इसकी, बांगर सीमेंट की, सस्ता नहीं सबसे अच्छा वाली। इसके अलावा बिनानी सीमेंट, श्री अमिताभ बच्चन जिसके एडवर्टाइज करते हैं सदियों के लिए वाली, ठीक है। तो बिनानी सीमेंट है, लक्ष्मी सीमेंट है, वंडर सीमेंट है, अल्ट्राटेक है, बहुत सी सीमेंट की फैक्ट्रीज है वो राजस्थान के अंदर लगी है, ठीक है। अल्ट्राटेक वाले के लिए यूज में लिया जाता है वर्ड द इंजीनियर्स चॉइस, ठीक है। तो ये थोड़े से हैं, आप ध्यान में रख लीजिएगा। श्री जंगरोधक सीमेंट से लेके अल्ट्राटेक तक आपकी सीमेंट की फैक्ट्री है जो अलग अलग नाम से चलती है, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में ऑलमोस्ट इतना ही टॉपिक है, ठीक है आपके, और ये डेवलपमेंट भी इसके साथ के अंदर ही है और सीमेंट इंडस्ट्री का भी डिस्क्रिप्टिव आपकी स्टडी हो जाएगी इससे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और मैं आगे चलता हूँ फिर। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया हो, मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ इसको। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है आपका वो राजस्थान की रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है। और इस टॉपिक के अंदर आपके जितने भी प्रोग्राम जो चलाए थे या चलाए जा रहे हैं अभी भी, उनके बारे में डिस्कशन होगा। वो है रूरल डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट इन राजस्थान। देखिए सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि रूरल डेवलपमेंट की नीड क्यों पड़ रही है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट की नीड ही क्यों पड़ रही है, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन ये पता होनी चाहिए कि राजस्थान की जो पॉपुलेशन है उसका ऑलमोस्ट 75% वो रूरल एरियाज के अंदर रहती है, ठीक है। यानी कि राजस्थान की जितनी भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 75% है वो रूरल एरियाज के अंदर रहती है, ठीक है। अब किसी भी कम्युनिटी का इतना बड़ा अगर पार्ट रूरल एरिया के अंदर रहता है तो वहाँ पे डेवलपमेंट पहुँचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। वहाँ पे डेवलपमेंट पहुँचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आप राजस्थान को स्टेट ऑफ विलेज भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी अगर नंबर किसी की पॉपुलेशन अगर रूरल एरिया के अंदर विलेजेस के अंदर रहती है तो उस स्टेट को आप स्टेट ऑफ विलेजेस भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा कि इतने बड़े एरिया के अंदर पॉपुलेशन के अंदर डेवलपमेंट पहुंचाना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब राजस्थान शुरू से ऐसा नहीं था आप बोल सकते हैं, ठीक है। जब एशियन टाइम की अगर बात करें या जब अंग्रेज जो आए थे उनसे पहले की बात करें तो राजस्थान के जितने भी विलेज थे वो सेल्फ सेंटर्ड थे, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड थे। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब ये है कि जो भी उनके वर्क है या जो भी उनकी एम्प्लॉयमेंट है, जो भी उनकी डेवलपमेंट है वो खुद से टैकल करते थे, ठीक है। तो वो खुद से खुद की टैकल करते थे, यानी सेल्फ डिपेंडेंट थे वो, किसी के वर्क के लिए या किसी की प्रोग्राम के लिए उनको नीड नहीं पड़ती थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आते हैं वो इस मामले में गांव की कमर तोड़ देते हैं। जितने भी स्ट्रक्चर बनी हुई थी, जितने भी सिस्टम बने हुए थे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, सारे के सारे सिस्टम को अंग्रेज लोग है वो डिमोलिश कर देते हैं, अंग्रेज हमको तोड़ देते हैं। जितने भी जो सिस्टम है उसको डिमोलिश कर देते हैं अंग्रेज, ठीक है। और जैसे ही अंग्रेज जाते हैं, जैसे ही अपने को फ्रीडम मिलती है, उसके बाद में जो योजनाएं बननी शुरू होती है, उसके बाद में जो प्रोग्राम बनने शुरू होते हैं वो आपकी है वो डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। तो जैसे ही आपको फ्रीडम मिलती है राजस्थान को या पूरे इंडिया को, तो वैसे ही फ्रीडम के साथ ही वो योजनाएं और प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, योजनाएं या प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। वो योजनाएं और प्रोग्राम किसके लिए होते हैं, वो पॉवर्टी को खत्म करने के लिए होते हैं, वो बैकवर्डनेस को खत्म करने के लिए होते हैं,
वो डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए होते हैं, ठीक है, वो इक्वलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए होते हैं। तो जितनी भी योजनाएं हैं फ्रीडम के बाद में वो इन्हीं बेसिस के ऊपर चलती हैं, ठीक है। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को है वो प्रेफरेंस दी गई थी, ठीक है। तो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे सारी बातें आपके लिए। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया उसके अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रेफरेंस दी, ठीक है। और 1959 को लोगों की पार्टिसिपेशन से पंचायती राज सिस्टम शुरू किया गया, ठीक है। ये 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को लोगों के पार्टिसिपेशन से पंचायती राज सिस्टम को वो शुरू किया गया। और इस पंचायती राज का मेन मोटो यही था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए, लोगों को बैकवर्डनेस से निकाला जाए, लोगों की पॉवर्टी को हटाया जाए, लोगों के पास डेवलपमेंट के जो रिसोर्सेज है उनको पहुंचाया जाए, एजुकेशन पहुंचाई जाए, हेल्थ केयर पहुंचाया जाए। ये मेन मोटो थे इस पंचायती राज को डेवलप करने के लिए। और सबसे पहले राजस्थान के अंदर ही हुई थी ये, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही। और राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट है नागौर, वहाँ से ये एक्सपेरिमेंट है वो शुरू हुआ था। तो नागौर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम है वो शुरू होता है, ठीक है। और इन पंचायती राज का जो मेन मोटो है वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए ये तो पंचायती राज सिस्टम है। इस पंचायती राज सिस्टम के अलावा भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की, ठीक है, बहुत सारी योजनाएं हैं वो शुरू की। और उन योजनाओं के नेम बाय नेम आपकी बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मैं 2-4 आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है या जो आपको याद रहनी चाहिए। फर्स्ट जो है वो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब मैं आपको यहाँ पे लिख के अगर दिखाऊं तो मैं स्मॉल के अंदर लिखूंगा बिल्कुल ही, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। फर्स्ट जो आपकी है वो है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेकंड है वो है जीवन धारा योजना। तो जीवन धारा योजना, ये जीवन धारा योजना बेसिकली वाटर से ही रिलेटेड है, जो मैंने आपको बताया होगा लास्ट लेक्चर के अंदर जब इंदिरा गांधी वाला हुआ था प्रीवियस लेक्चर, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया होगा। जीवन धारा योजना, जीवन धारा योजना के बाद में जो नेक्स्ट आपका है वो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम सीधा भी बोल सकते हैं आप इसको, तो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट आपका है उसको आपको बोलते हैं DWRCA। DWRCA का मतलब है डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन और रूरल एरिया, ठीक है। तो उसको आप बोलेंगे DWRCA। नेक्स्ट है DWRCA, ठीक है। तो ये मेनली आपके सिलेबस के अंदर है। इसके अलावा तो बहुत सारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं के नंबर इतने हैं कि अपने जो बोर्ड है वो शायद 3 से 4 बार है वो फिल हो जाएगा। इसके अलावा जो ट्राइसेम है, जो यूथ के लिए जो एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है ट्राइसेम, उसके अलावा जो आंगनवाड़ी सिस्टम है, जो वुमेन हेल्थ के लिए या जो छोटे बच्चे हैं उनकी हेल्थ के लिए जुड़ा हुआ है आंगनवाड़ी। उसके अलावा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, पेड़ पौधे उगाने से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड। उसके अलावा ऑपरेशन फ्लड है जो आपकी मिल्क है उससे रिलेटेड है। उसके अलावा जो शिप्स की जो ब्रीड है उससे रिलेटेड भी योजनाएं चलाई है। उसके अलावा क्लीनलीनेस है उससे रिलेटेड योजनाएं चल रही है। उसके अलावा जो रोड बनाने का जो सिस्टम है, एक आपने सुना होगा प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना, ग्राम सड़क योजना, सॉरी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू जो रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए हैं, ठीक है। और मेनली आपको मैंने बता ही दिए, ये 4-5 आपको नाम याद रखने हैं। ये इसके अंदर एक और ट्राइसेम का लिख लीजिएगा। ट्राइसेम वैसे जो यूथ हैं उनको अपने जो एम्प्लॉयमेंट है उनको सेल्फ एम्प्लॉयड करने के लिए यूज में, ठीक है।
इसका जो मेन एम है वो ये है कि यूथ को सेल्फली एम्प्लॉयड करना है, वो इनका मेन एम है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे प्रोग्राम हैं वो चल रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे इसके अंदर कुछ खास बात है नहीं, लेकिन फिर भी जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपने हैं वो आगे चलेंगे। जल्दी से मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ और इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, वो है आपका नेक्स्ट ईयर है डेयरी वाला। डेयरी इंडस्ट्री जो है आपकी, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री से पहले अगर मैं आपको बताऊं, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री है वो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए सबसे बड़ा रोल उसी का है। ठीक है, मिल्क के प्रोडक्शन में एनिमल हस्बेंड्री का रोल हो जाता है। जो डेयरी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, उस मिल्क से अलग प्रोडक्ट बनाना और उस मिल्क का आगे एक्सपोर्ट करना और उसका यूज करना। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका डेयरी इंडस्ट्री है वो राजस्थान की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका। ठीक है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और ये फार्मिंग से रिलेटेड है। ठीक है, जो फार्मिंग कर रहा है वो आपकी डेयरी इंडस्ट्री से जुड़ सकता है, क्योंकि वो एनिमल हस्बेंड्री करेगा, वहाँ से मिल्क मिलेगा, तो वो इजीली इस डेयरी इंडस्ट्री से जुड़ सकता है। राजस्थान के अंदर ये स्मॉल स्केल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा चलती है और बड़े स्केल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, स्मॉल स्केल के ऊपर जैसे हर गाँव के अंदर या हर एक कस्बे के अंदर डेयरी होती है, और अगर मैं लार्ज स्केल के ऊपर बात करूं, जैसे सूरतगढ़ के अंदर एक स्पेशल डेयरी बनी हुई है या हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर एक स्पेशल डेयरी बनी हुई है जहां पे इसके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। प्रोडक्ट सच एज मिल्क पाउडर है, पनीर है आपका, यानी कि जो चीज़ है, बटर है, ये सारी चीज़ें मिल्क के प्रोडक्ट हैं और ये प्रोडक्ट डेयरी इंडस्ट्री के अंदर ही बनती है। ठीक है, तो जो डेयरी इंडस्ट्री है उसका राजस्थान की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, उसके अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसका। ठीक है, अब देखिए ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ही इको फ्रेंडली इंडस्ट्री है। इको फ्रेंडली मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री से इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, कोई भी पॉल्यूशन है वो इन्वायरमेंट के अंदर नहीं होता, तो इस इंडस्ट्री को अपनों ने बोला है इको फ्रेंडली इंडस्ट्री। ठीक है, इसके बाद में देखिए एक डेयरी डिपार्टमेंट की है वो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, डेयरी डिपार्टमेंट बनाया गया था, वो बनाया गया था 1973 के अंदर। ठीक है, मैं ये बात लिख लेता हूँ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि जो डेयरी डिपार्टमेंट है, जो डेयरी डिपार्टमेंट है वो 1973 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, और इसके अलावा इसी के साथ में भी एक और चीज बनाई थी, वो थी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन लिमिटेड। ठीक है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन लिमिटेड, इसको भी है वो इसी के साथ डेयरी डिपार्टमेंट या इसी पर्पज के साथ है वो बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए राजस्थान के अंदर जो डेयरी इंडस्ट्रीज है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू हैंडल होती है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बेसिकली एक इंस्टीट्यूट ही है छोटा सा जो इन सबको हैंडल कर रहा है और बहुत सी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंडर ही एक और चीज़ बनाई गई थी जिसको अपने बोलते हैं RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन या फेडरेशन। ठीक है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, और इसकी भी इस्टेब्लिशमेंट 1973 के अंदर। ठीक है, 1973 के अंदर भी इसको बनाया डेयरी डिपार्टमेंट को, और RCDF को भी इसी टाइम यानी कि 1973 के अंदर बनाया था। ठीक है, इसका जो मेन काम है वो क्या है डेयरी इंडस्ट्री का, कि जितने भी आपके मिल्क आता है उस मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट तैयार करना। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क खुद बेचने के लिए पैकिंग करना, प्लस मिल्क से कर्ड बनाना, मिल्क से चीज़ बनाना, मिल्क से पनीर बनाना, मिल्क से मिल्क पाउडर गेन करना, मिल्क से छाछ बनाना, मिल्क से लस्सी बनाना, ये सारे के सारे वर्क आपकी डेयरी इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। ठीक है, और इन्हीं वर्क के लिए इसका जो है इकोनॉमी पे बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान के अंदर बहुत बड़े डेयरी जो है वो इंडस्ट्रीज हैं या डेयरी फैक्ट्रीज बोल सकते हैं हम जिनके अंदर ये सारे काम होते हैं। कौन कौन सी? जयपुर के अंदर है, अजमेर के अंदर है, फलौदी के अंदर है, उदयपुर के अंदर है, भीलवाड़ा के अंदर है, और अगर अपने नज़दीक में बात करें तो सूरतगढ़ के अंदर है, लूणकरणसर के अंदर भी है, जहाँ पे लूणकरणसर के अंदर बहुत बड़े बड़े जो वेसल होते हैं, बर्तन होते हैं, उनके अंदर डाल के इसके अंदर
मिल्क के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा पोखरण, पोखरण आपका पड़ता है जैसलमेर के अंदर। इसके अलावा फलोदी के अंदर भी, फलोदी आपका पड़ता है जोधपुर के अंदर। तो ये सारी जगह हैं जहाँ पे ये जो डेयरी इंडस्ट्रीज हैं या जो डेयरी का जो वर्क है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर जाने की वजह से बहुत से लोगों को इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट मिली है, बहुत से लोगों को इसके अंदर काम मिला है, रोजगार मिला है, ठीक है। और जब से 1970 के बाद में ऑपरेशन फ्लड चला है, ऑपरेशन फ्लड एक ऐसा ऑपरेशन मान सकते हैं जो आप मिल्क से रिलेटेड था, ठीक है, और मिल्क के प्रोडक्शन को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए था ऑपरेशन फ्लड। अब ये जो ऑपरेशन फ्लड है उसके बाद में लोगों को काम मिलना इसके अंदर ज़्यादा हो गया, ठीक है, इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ गई है, ठीक है। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद, ठीक है, इन सब चीज़ों के बाद में राजस्थान के अंदर एक स्पेशल और संस्था बनाई गई, एक और स्पेशल इंस्टीट्यूट बनाया गया, वो था राजस्थान सेल एंड परचेज कोऑपरेटिव सोसाइटी, और वो आपकी है झोटवाड़ा के अंदर। ये इसलिए बनाया गया कि अगर आपकी जो डेयरी इंडस्ट्री है उसका इतना बड़ा रोल है राजस्थान के अंदर, राजस्थान की इकोनॉमी के अंदर, तो जो मिल्क है वो आपका कहाँ से आ रहा है, वो आपके कैटल से आ रहा है, जो घरेलू आपके जो पशु हैं, एनिमल्स हैं, वहाँ से आ रहा है, गाय भैंस उनसे आ रहा है। तो उनको अच्छा फॉडर मिल सके, उनको अच्छा भोजन यानी कि अच्छा चारा मिल सके, इसके लिए जो राजस्थान सेल एंड परचेज कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको बनाया गया, वो बनाया गया जयपुर झोटवाड़ा के अंदर। और उसका जो मेन एम था वो राजस्थान फेडरेशन, राजस्थान फीड के मामले में जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि गुड फॉडर है वो प्रोवाइड कराया जाए, गुड फॉडर है वो प्रोवाइड कराया जाए जितने भी कैटल हैं उनको, ठीक है। तो ये आपकी डेयरी सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी बातें थी छोटी छोटी वो मैंने आपको बताई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा डेयरी सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, और जो गाय की जो ब्रीड है उनके बारे में भी डिस्कशन अपना पढ़ा है, और उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट के बारे में भी अपना डिस्कशन पढ़ा है। तो इतने टॉपिक पढ़े हैं कि एक लेक्चर और बन जाएगा, इसलिए जितना भी मैटर और बचा है आपकी इस चैप्टर के अंदर उसको मैं आगे वाले लेक्चर के अंदर आपको कंप्लीट है वो करवा देने वाला हूँ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आपने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहिएगा। और आज जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, सीमेंट इंडस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट एंड डेयरी इंडस्ट्री का जितना भी ब्रीफ मैंने छोटा सा आपको बताया है, कल मैं इसको थोड़ा और आपको बताऊंगा शुरू से शुरू करके, ठीक है। तो आज जितना भी बताया है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता सकते हैं, या हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर आप सब लोगों के पास आया हुआ है उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम है वो भेज सकते हैं, और वहाँ आपको जल्द से जल्द है उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो